नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ इस वक्त में लक्ष्मी उपाध्याय। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज जिन दो टॉपिक पर हम बात करने वाले वो बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ पश्चिम बंगाल का मुद्दा, जहां पर एक बांग्लादेशी सांसद की जो बहुत ही सस्पेंस में मौत हुई है, और दूसरा ये कि चुनाव की तैयारियां कैसी हैं। बिल्कुल, देखिए कल छठे चरण का चुनाव होना है, प्रचार थम चुका है और आज से सारी पार्टियां सातवें चरण के चुनाव के प्रचार में जुट चुकी हैं। लेकिन सबसे पहले खुशबू, हम बंगाल की खबर की बात जी कर लेते हैं। हम इलेक्शन पर भी चर्चा करेंगे, जी क्योंकि बंगाल का मुद्दा ऐसा है जो लगातार गर्माता जा रहा है। बांग्लादेश के सांसद का कोलकाता पहुंचना और फिर उनकी हत्या हो जाना, हालांकि जांच की जा रही है। खबर यह भी है कि कुछ आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है और इसमें हनी ट्रैप का मामला भी एंगल सामने आया है। बिल्कुल, खुशबू, हनी ट्रैप का भी मामला सामने आया है। अनवारुल अजीम अनार, देखिए नाम है इनका, जो कि सांसद है, 3 बार के ये सांसद रहे थे जिनकी की हत्या हुई है, मतलब। और इस पूरे मामले में देखिए हनी ट्रैप की बात तो सामने आ ही रही है। सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। कहा जा रहा है 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं फिरौती में जिन्होंने की ये हत्या की है। और पूरा मामला जो है काफी घिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। देखिए मामला क्या है, जरा इसको समझिए। मामला बताया जा रहा है कि जो सांसद के दोस्त हुआ करते थे कभी, और किसी वजह से उनकी आपस में कहासुनी हुई, और उसके बाद जो महिला जिसके जरिए वो यहाँ तक पहुंचे, वो उनके दोस्त की मित्र बताई जा रही है। और खबर जो आ रही है, जो आशंकाएं जताई जा रही हैं, जो जांच आगे बढ़ रही है, उसके मुताबिक जिस फ्लैट में ये पूरा मामला सामने आया है, जिस फ्लैट में उनकी हत्या हुई है, उसके आधार पर ये चीजें सामने आ रही हैं कि उस महिला मित्र के जरिए ही ये वहां तक पहुंचे। हालांकि वन नाइट स्टे इन्होंने अपने दोस्त के घर पे की थी, और उसके बाद इनको जो है वो बताया जा रहा है कि प्रलोभन के जरिए इनको वहां तक ले जाया गया, और उसके बाद शायद जैसे ही ये फ्लैट में पहुंचे, इनकी हत्या को अंजाम दिया गया। फुटेज जो सामने आ रहे हैं उनमें खुशबू, वो कैरी बैग जी वगैरह भी सामने आ रहे हैं, जिनको बिल्कुल। बार बार उस फ्लैट की तरफ जो दोस्त और महिला दोस्त जो थे, वो तो फ्लैट में जाते हुए उनके साथ दिखे, और आते आते समय हुए, वो दोनों अकेले बिल्कुल। दिखे। अच्छा, आप एक बात इसमें ये भी देखिए कि 12 तारीख को ही, मतलब 12 मई को ही आ गए थे ये जो सांसद थे, यस, जिनकी हत्या हुई। 8 दिन 18 तारीख को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, और उसके बाद ये पूरा मामला खुलते हुए नजर आया। अच्छा, एक एंगल गोल्ड स्मगलिंग का भी सामने आ रहा है। कहा ये जा रहा है कि गोल्ड स्मगलिंग से जुड़े हुए थे, जो रिपोर्ट सामने आ रही है, जो जांच सामने आ रही है, और पैसों का बंटवारा जो है वो सही से नहीं हुआ। इसी वजह से भी इस हत्या को शायद अंजाम दिया गया है। बिल्कुल। देखिए मधुरेन जी हैं, जी इंटरनेशनल खबरों को लगातार कवर करते हैं, और इस वक्त हमारे साथ, क्योंकि वो न्यूज़ रूम में ही हैं, तो उनका अनुभव बहुत ज़रूरी हो जाता है। मधुरेन जी, एक सवाल के साथ मैं माइक आपको दे रही हूँ। ये जो पूरा बंगाल का मामला है, हालाँकि हनी ट्रैप बताया जा रहा है, गोल्ड स्मगलिंग के बँटवारे जो पैसा था उसको लेके बताया जा रहा है। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए इसकी पृष्ठभूमि देखें तो अख्तरुज़्ज़मान एक व्यक्ति है जो बांग्लादेशी है, वो अमेरिका में रहता है। वो दरअसल इस पूरे घटना का मास्टरमाइंड है। वो बांग्लादेश से ही एक कसाई को भेजता है, हनी ट्रैप किया जाता है सांसद को, और उसके बाद उसके शव के टुकड़े-टुकड़े करके पॉली बैग में डाल दिया जाता है। ये तो घटना हुई, लेकिन इस घटना के पीछे जैसा कि आपने बताया, सबसे बड़ा मामला है दरअसल स्मगलिंग का। ये मामला कितना बड़ा है, ये यूँ समझिए कि भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर स्मगलिंग का सबसे बड़ा रूट है। इस रूट के ज़रिए आप देखिए किस तरह से पशुओं की तस्करी होती है, हथियारों की तस्करी होती है, ड्रग्स की तस्करी होती है, और साथ ही आप देखिए गोल्ड्स और प्रीशियस मेटल्स की तस्करी होती है। तो इस तस्करी के दौरान जो पूरा नेटवर्क था, उस नेटवर्क में बताया जा रहा है कि ये सांसद भी इन्वॉल्व था, लेकिन पैसे के लेन-देन में एक टकराव सामने आया मास्टरमाइंड के बीच में और सांसद के बीच में, चूंकि वो अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहा था और वो पैसे नहीं पे कर रहा था जो कि उसको रूट में देना था। लिहाजा उसकी हत्या की साजिश रची गई और इसे भारत में ही अंजाम दिया गया। ये अपने आप में घटना इस बात को प्रदर्शित करती है कि भारत और बांग्लादेश के बीच स्मगलिंग और इस तरह के धंधे जो हैं वो कितने व्यापक पैमाने पर हैं और किस स्तर पर है। अच्छा मधुरेंद्र जी, एक सवाल इसमें मेरा ये भी था कि इस पूरे मामले को अगर देखें तो ऑफिशियली टूर पे नहीं आए थे, मतलब वो अपने पर्सनल काम पे आए थे। बिल्कुल। कहा यह जा रहा है कि डॉक्टर से उनको दिखाना था, अपॉइंटमेंट वगैरह लिया हुआ था। इस जो पूरी घटना, क्योंकि एक सांसद रहे, उस देश के एक पद पे थे वो, यहाँ आकर अगर उनके साथ इस तरह की घटना हुई है भारत में, इसका असर किस तरीके से देखा जाएगा आने वाले समय देखिए में 2 दोनों चीज़ें देशों के इससे रिश्तों पर? हाइलाइट होती हैं। एक तो हाइलाइट होता है कि भारत-बांग्लादेश के बीच स्मगलिंग कितना बड़ा इश्यू है, इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं कि एक सांसद की हत्या तक की साजिश रची जाती है और उसे रचने वाला यहाँ नहीं बैठा है, बल्कि वो बांग्लादेशी है लेकिन अमेरिका में बैठा हुआ है। वो बांग्लादेश से ही एक कसाई को बुलाता है, बूचर को बुलाता है, और हनी ट्रैप का पूरा नेटवर्क कैसे फैलाया जाता है ये लेकिन देख सकते मधुरेन जी, हैं। मैं एक जी। चीज आपसे सवाल ये भी करना चाहूंगी। खबर ये है कि अमेरिका वो तब गया जब उसने 10 मई को पूरी वारदात कैसे अंजाम देना है, क्या पृष्ठभूमि इसकी रहेगी, किस तरीके से इसको आपको पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है, उसकी पूरी नॉलेज देने के बाद, पूरा खाका रचने के बाद वो अमेरिका पहुंचा है।
और वहां जाने के बाद जब ये खबर उस तक पहुंची, क्या अब लगता है, क्या उसका भारत आना इतना आसान आपको लगता है? देखिए बिल्कुल नहीं, भारत आना उसका आसान नहीं है। हम्म, इसे बांग्लादेश अगर पुलिस पकड़ती है इंटरपोल के जरिए तो शायद संभव हो सकता है, क्योंकि जाहिर तौर पे वो भारत का नागरिक नहीं है। भारत की जमीन पे बैठ के वो साजिश नहीं रच रहा है। तो ये पूरा मामला, ये घटनाक्रम जो भारत में हुआ है, भारतीय कानून उसी को दरअसल कवर कर सकता है। जैसे कि वो कसाई जो आके हत्या कर रहा है, हनी ट्रैप का मामला, कैसे वो इसमें सांसद भारत आया। की पुलिस की क्या तो भारत की भूमिका है? पुलिस की भूमिका यह है कि इस जांच में बांग्लादेश को सहयोग करना, चूंकि घटना भारत की बिल्कुल, जमीन पर हुआ है, लिहाजा बिल्कुल। उससे जुड़ी जो भी और तार कर भारत भी में रही है भारत उसको की, कनेक्ट करना। भारत का जी हाँ। प्रशासन बांग्लादेश के प्रशासन की मदद कर रहा है इसमें। ये एक बड़ी घटना इसलिए भी हाँ। है क्योंकि भारत की जमीन पे इस तरह के घटना को अंजाम देना, इस तरह से हत्या को अंजाम देना, विदेशी सांसद की हत्या को अंजाम देना, ये भी प्रदर्शित करता है कि किस तरह से हमारे राज्यों में पुलिस का नेटवर्क जो है वो कमजोर है। खासतौर पे बंगाल जैसा पोरस बॉर्डर जहाँ और पर हम बंगाल जानते हैं। हमेशा से चर्चा में जी रहा हाँ, भी है हिंसा को मधुरेंद्र, लेकर, अगर आप देखें तो, हिंसा और को लेकर हमेशा से घेरे में रहा, और चुनाव भी क्योंकि अब वहां पे होने, इसलिए ये बिल्कुल। मुद्दा और ज्यादा उठता हुआ भी नजर आ रहा है। जाहिर है भारत बांग्लादेश के बीच के संबंध और ये जो पूरा नेटवर्क है वो अपने आप में चुनाव का भी मुद्दा है, और हम जानते हैं बंगाल भी चुनाव के दौर से गुजर रहा है। सबसे बड़ी बात कि ये वही बंगाल है जो चुनाव के दौरान भी हिंसा के दौर से गुजर रहा है। तो बंगाल में हिंसा एक बड़ा विषय है जिस पर जनमानस बेहद उद्वेलित है। इस हिंसा में पॉलिटिकल जो राइवलरी है वो भी दिखाई देती है। लेकिन किस तरह से बंगाल की इकोनॉमी में ब्लैक मनी, स्मगलिंग और इस तरह का पूरा इनपुट है, क्योंकि हम जानते हैं कि बंगाल में जो ट्रांजेक्शन हैं वो दरअसल भारत में सबसे ज्यादा ब्लैक मनी के जरिए किया जाता है। रिकॉर्ड में नहीं है, टैक्स कलेक्शन काफी कम है, जीएसटी का वहां पर काफी कलेक्शन कम है, लेकिन वहां की जो पैरेलल इकोनॉमी चलती है वो पॉलिटिकली हो या फिर स्मगलिंग के जरिए हो, वो पैरेलल जो है ब्लैक मनी में चलती है। ये बड़ा घटना उसको भी syndicate, हाईलाइट करता है। एक बड़ा जी सिंडिकेट हाँ। इसको आप कह सकते हैं कि एक बड़ा सिंडिकेट है जो इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है, और कानो कान शायद किसी को खबर तक नहीं लगती है, Exactly. और लग भी जाती है तो मुझे लगता है कि वहां का जो एटमॉस्फेयर, मुझे गलत नहीं है इसमें मनोरंजन जी कहना, प्रशासन हमेशा सवालों के घेरे में रहता है। वो इसलिए क्योंकि प्रशासन जो है, हमने देखा है कि वहाँ सरकार की इशारे पे काम करता है। कई बार हाँ। आप देखिए जब केंद्रीय एजेंसियां जाती हैं, केंद्रीय पुलिस फोर्सेस को बंगाल भेजा जाता उन है, पर तो हमला उनका होता है। सीधा टकराव जो है न सिर्फ वहाँ के पुलिस से होता है बल्कि एक खास पार्टी के कैडर से भी होता है। हमला तो भी कई जी हाँ, बार हुआ है। तो ये लेकिन मधुरेंद्र आप देखिए कि ये पूरा मामला अब देश का रहा नहीं, मतलब देश में घटना हुई है, लेकिन आप देखिए ना कि किस तरह से एक सांसद की अगर हत्या होती है तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि किस सर्कमस्टांसेस में ये सब कुछ बिल्कुल, हुआ है। 3 देश इससे कनेक्ट हो रहे हैं, बिल्कुल। भारत, बांग्लादेश और अमेरिका। अमेरिका। ज़ाहिर तौर पे इसके बीच स्मगलिंग और जिस तरह के धंधे का लेन-देन है, वो अपने आप में भी 3 देशों को कनेक्ट करता है। ये अब इंटरपोल का इश्यू है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के भी वायलेशन का इश्यू है। भारत के कानून ही नहीं है, बांग्लादेश के ही कानून नहीं, बल्कि अगर इसमें कोई इंटरनेशनल नेटवर्क काम कर रहा है, उसको भी खंगालने की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक बड़ा मसला है, और मुझे लगता है कि चुनाव जो अभी 2 प्रक्रिया चरण बचे हुए हैं, उसमें एक बड़ा मुद्दा होने वाला है बंगाल में। बिल्कुल, और देखिए बांग्लादेश के गृह मंत्री का भी इसमें बयान जी। जो अभी सामने आया सूत्रों के हवाले से, वो ये है कि उनकी ओर से ये कहा गया है कि 3 आरोपी गिरफ्तार इस पूरे मामले में हो गए। बिल्कुल। तो देखिए चुनाव का जिक्र खुशबू ने किया और आपने किया, इस खबर पर भी हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, कुछ भी अपडेट आता है तो बताएंगे। अब चुनाव पर भी चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल, चुनाव की चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि हम यहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल। यहाँ उत्तर प्रदेश में अगले दोनों फेज में चुनाव होने वाले हैं, और यहाँ से महज 10 किलोमीटर दूर, चूंकि हम नोएडा में इस वक्त मौजूद हैं, हाँ। दिल्ली इस वक्त चुनाव से गुजरने वाली है। चुनाव का प्रचार और शोर कल थम चुका है, कल वोटिंग दिल्ली में होने वाली है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, 7 सीटों पर कल वोटिंग होगी, और 7 सीटें वो हैं जो 14 और 19 में बीजेपी के पास थी। बिल्कुल। क्लीन स्वीप किया था, बिल्कुल। इसमें कहना गलत नहीं है, लेकिन इतनी राह, हमने कल भी डिस्कशन किया था इस पे, कि इतनी राह दिल्ली की आसान नजर आती नहीं है जितनी 2014 में या 19 में बीजेपी के लिए रही होगी। खासकर वो सीटें जहां पर बड़ा मैं कहूं कि अंतर भी रहा था चुनाव में जीत का। मान लीजिए मनोज तिवारी की सीट की हम बात कर लेते हैं, तो वहां पर 5 लाख से ज्यादा का डिफरेंस रहा था। लगभग 55% से एबव वोट बैंक शेयर जो है वो बीजेपी का पिछले चुनाव में दिखाई देता है। दिखाई देता है। दिल्ली बेहद दिलचस्प है, खासतौर पे अगर चुनाव के लिहाज से देखें। 2014 का चुनाव आपको याद होगा, जब मनमोहन सिंह की सरकार को हटाने के लिए पूरे देश में वोट पड़ा, लेकिन दिल्ली में वोट इसलिए मायने रखता है क्योंकि सातों की सातों सीटें दिल्ली ने बीजेपी को दी थी, बिल्कुल। और वहीं विधानसभा चुनाव में सारी सीटें आम आम आदमी आदमी पार्टी पार्टी को को, दिल्ली ये ने बड़ा दी थी। दिलचस्प है दिल्ली तो के लोगों का, दोनों ही लेकिन मनमोहन सिंह के खिलाफ हुई वोटिंग जो है विधानसभा में और लोकसभा में आप देख लोकसभा सकते में, हैं। हाँ। यानी 14 में मनमोहन सरकार को हटाने के लिए वोटिंग हुई थी, अगर आप केंद्र के चुनाव के लिहाज से देखें। लेकिन 2019 के चुनाव में आप देखिए कि आम आदमी पार्टी 67 सीट लेकर इसी दिल्ली में बैठी थी विधानसभा में, लेकिन वो एक लोकसभा का सीट नहीं जीत पाई। यानी फिर एक बार मोदी सरकार के नारे को दिल्ली ने बुलंद अच्छा किया। जी मधुरेंद्र जी, यहाँ पे टोकना इसलिए जरूरी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो मुख्यमंत्री रहते हुए ईडी उन्हें लेके गई रिमांड पे, और उसके बाद वो जेल में भी रहे। जब वापसी हुई है तो बहुत ही प्रखर तरीके से सामने आ रहे हैं, अपनी गिरफ्तारी को भी बता रहे हैं कि किस तरह
तरह से गलत हुआ है, इसका फायदा मिलने वाला है, नुकसान मिलने वाला है, दिल्ली की जनता का किस तरीके से माइंड रहेगा इसमें? देखिए, 2 बातें इसमें है कि देश से 2 मुख्यमंत्री जो है वो जेल के भीतर गए। एक हेमंत सोरेन। एक हेमंत सोरेन जी। और अरविंद केजरीवाल। हम्म। अरविंद केजरीवाल को लेकिन इंटरिम मैं- बेल मिला और वो चुनाव मैं- में प्रचार के मैं- दौरान शामिल है। थोड़ा सा रोक रही हूँ, माफी चाहते हुए मैं थोड़ा सा इसमें रोक रही हूँ आपको। हेमंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर चले गए थे, जो कि क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए जेल काटना, बिल्कुल इसको डिफरेंस को मधुरेंद्र जी जरा समझाइएगा। देखिए, इसका डिफरेंस बिल्कुल अगर आप 2 तरीके से देखना चाहें तो पहला तरीका तो ये है कि अगर आप किसी भी नेता को देखते हैं तो उसके पीछे के वोट बैंक को देखना होता है। सोरेन का वोट बैंक भी काफी जबरदस्त है झारखंड में, हम जानते हैं पूरे ट्राइब्स को लीड करते हैं वो। बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल के साथ उनके राजनीतिक करियर के दौरान देखें तो एक्टिविस्ट और खासतौर पर दिल्ली की जनता, कांग्रेस का वोट बैंक उनके साथ है और उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ी, इंटरिम बेल पर हैं और चुनाव प्रचार के दौरान है। लेकिन ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इतनी कवायद के बाद भी क्या आम आदमी पार्टी को एक भी सीट हासिल होती है, क्या कांग्रेस को एक भी सीट हासिल होती है, क्योंकि दोनों अलायंस में है, दोनों का वोट बैंक क्या एक दूसरे को वोट कर पाता है, ये बिल्कुल, शेयर होगा या ये नहीं, अच्छा, ये स्वाति important है। मालीवाल का केस देखिए, अब ठीक पहले आया है इस चुनाव से, दिल्ली की जब 7 सीटों पर चुनाव होना है, इसका कितना असर पड़ेगा, क्योंकि स्वाति मालीवाल भी अपनी तमाम बातों के साथ आ गई हैं, विनय की कई सारी जो फुटेज हैं वो अब सामने आने लगे हैं, पुलिस ये कह रही है कि फॉरेंसिक जांच में बहुत कुछ आया है, जनता कैसे देखेगी इस पूरे मामले को? देखिए, अभी तक जो जनता से बात हो रही है, पब्लिक के बीच हम लोग जा रहे हैं, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि स्वाति मालीवाल का जो समूचा केस है वो अभी भी बीजेपी के वोट बैंक को तो अपील कर रहा है, लेकिन आम आदमी के वोट बैंक को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इससे जुड़े हुए जो घटनाक्रम है दरअसल वो खुलकर एक तरह से देखा जाए तो स्वाति मालीवाल को अब भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। खासतौर पे महिलाओं के मुद्दे की बात करें तो आप देखिए कि जो पीड़िता थी, खास तौर पे आप देखिए निर्भया कांड की, उसकी मां का बयान सामने आया था, उन्होंने उसको सपोर्ट किया था, लेकिन आपने कोई ऐसा फुटेज नहीं देखा कि दिल्ली की महिलाएं खुलकर बोल रही हो कि वाकई स्वाति के साथ अत्याचार हुआ है, उनको न्याय जिक्र भी मिलना इनफैक्ट चाहिए, बहुत उनका ज्यादा जीत होना जिक्र भी चाहिए। नहीं हो पा तो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है, पर एक ऐसा फैक्टर है कि जाहिर तौर पे वो जो बीजेपी का वोट बैंक है उसको एक तरह से धार देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सवाल वहीं पर है कि क्या आम आदमी पार्टी का वोटर कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट देगा, क्या कांग्रेस का वोटर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को वोट देगा। अगर ये वोट शेयर होता है तो ये मुकाबला दिलचस्प होगा, 2024, 2019 और 2014 की तरह नहीं हो पाएगा। एक सवाल मेरे मन में है मधुरेंद्र जी, दिल्ली की तो हम बात कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, मैं बात करते करते करनाल सीट दिमाग में आ गई। करनाल पे एक बार चर्चा जरूर हो जानी चाहिए, जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ के समीकरण आपको कैसे नजर आए? दिल्ली से सटी हुई सीट है। देखिए, हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में भी 10 की 10 सीटें बीजेपी के पास रही हैं। यस। लेकिन इस वक्त आप देखिए तो एक सीट ऐसी है जिस पर गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, और आप 9 सीट देखिए जेजेपी कितना टाइम तो वहां पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। लेकिन इस पूरे वोट बैंक में अगर आप जाट वोट बैंक को देखिए, अगर आप गुज्जर वोट बैंक को देखिए, अदर कास्ट को देखिए, तो बीजेपी ने हरियाणा में जो पॉलिटिक्स चली पिछले 10 सालों में वो दरअसल जाट बनाम अन्य जातियों की रही। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि इन जातियों के बीच एक फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है, जेजेपी के कारण भी दिखाई दे रहा है, रीगेन करते हुए कांग्रेस दिख रही है, आम आदमी पार्टी का वोटर भी वहां पर चार्ज दिखाई दे रहा है। तो कई ऐसी सीट्स हैं जहां पर आपको लगेगा कि दिलचस्प मुकाबला है। खासतौर पर अगर आप दिल्ली के बगल में देखिए तो गुड़गांव, फरीदाबाद में वो झलक नहीं दिखेगी, लेकिन पानीपत में देखिए, हिसार में देखिए, करनाल में देखिए। आप अगर इस 58 सीट को देखिए मधुरेंद्र जी, जिस पर चुनाव होने हैं कल, 40 सीटें पिछली बार बीजेपी के पास रही थी और आप और कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई थी, इसीलिए चुनौती सबसे ज्यादा आप और कांग्रेस के लिए है कि भाई आप कितना खाता खोल पाएंगे, मिलकर भी आप खाता खोल पाएंगे कि नहीं। देखिए, दिल्ली में खाता खोलेंगे कि नहीं ये दिल्ली की जनता तय करेगी, लेकिन हरियाणा में खाता खोलना लगभग तय दिखाई दे रहा है। अच्छा, ऐसा कैसे? ये ऐसा दिखाई दे रहा है क्योंकि 4 से 5 ऐसी सीट्स हैं जिस पर दिलचस्प मुकाबला है। वोट बैंक के फ्रैक्शन जो है वो किसी भी पार्टी को की जीत को सुनिश्चित कर सकते हैं, तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि कितना वोट बैंक। मेरा एक सवाल इसलिए करनाल पे था क्योंकि करनाल सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, मनोहर लाल खट्टर के भी राजनीतिक सफर को तय करेगी। बिल्कुल सही कहा, उनके राजनीतिक सफर को भी तय करेगी कि आगे उनका कद राजनीति में पार्टी के लिए और कितना मजबूत होता हुआ नजर आएगा। तो जरा आप सोचिए कि किसी मुख्यमंत्री को उसकी कुर्सी से हटाकर सांसद का चुनाव लड़ाया जाए लोकसभा का। हालांकि ऐसे एक्सपेरिमेंट हमने शिवराज सिंह पर भी हो रहा है, शिवराज सिंह चौहान को लेकर देखा जा सकता है, लेकिन शिवराज सिंह को तो चूंकि चीफ मिनिस्टर दोबारा बनाया नहीं गया। लेकिन हम केंद्रीय मंत्रियों का हवाला दे सकते हैं, जैसे कि आप प्रहलाद सिंह पटेल की बात कर सकते हैं, या फिर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात कर सकते हैं। इन सबको केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाकर विधानसभा का चुनाव लड़ा दिया। ये तो बीजेपी का बड़ा मैसेज है कि आप जो सोच भी नहीं सकते वो कर देते। तो उस लिटमस टेस्ट का दोबारा एक बार वेरिफिकेशन इस चुनाव में होगा।
होगा चुनाव कि में क्या होगा। इस तरह के एक्सपेरिमेंट आगे करने के लिए बीजेपी स्वतंत्र हो पाएगी, हुँ, क्योंकि अगर मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री से हटाकर सांसद का चुनाव लड़ाया जा रहा है, हुँ, वो जीत को सुनिश्चित करते हैं, तो हुँ, ये बीजेपी के खास तौर पे रणनीतिकारों को एक बल देगा कि बड़े से बड़े नेता को छोटे से छोटे चुनाव में जाकर आजमाया जा सकता है हुँ। और वहां पर चुनाव के समीकरण को बदला जा सकता है। जी। अच्छा, जम्मू कश्मीर का अगर ज़िक्र किया जाए यहाँ पे, ये भी ज़रूरी है क्योंकि देखिए कश्मीर का चुनाव अपने आप में बहुत ख़ास है। ख़ास इसलिए क्योंकि आप 370 हटने के बाद इस तरह का चुनाव ना, हालाँकि आप पहले देखिए तो वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा है। जी। ये किस तरफ संदेश देता है? और अब अगर चुनाव है, क्योंकि इससे पहले कई बड़े-बड़े बयान आए। बयान ये कि कश्मीर जो पाकिस्तान में है पीओके, उसे भी हम ले लेंगे। अमित शाह गृह मंत्री अगर ऐसी बात कहते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और बहुत कल इंपॉर्टेंट के है। चरण में अनंतनाग राजौरी सीट, जहाँ से पीडीपी की मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती मैदान में है, जी। कल उसी सीट पर भी चुनाव हो रहा है। बिल्कुल देखिए उसको अगर हम पीओके को और कश्मीर को देखें तो हमारे लिए तो अखंड भारत का हिस्सा है। पीओके भारत का अभिन्न अंग है। ये हमारे संसद से पारित प्रस्ताव का हिस्सा है। पीओके भारत का होकर रहेगा। ये बयान संसद में भी है, ये बयान चुनाव में भी है। लेकिन पीओके के मुद्दे के अलावा अगर हम उस कश्मीर की बात करें जो 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव में जा रहा है, उसका ज़िक्र भी कई बार गृह जी हाँ, मंत्री ने किया कि बिल्कुल। देखिए शांति वहाँ पे कितनी बढ़िया हो गई है, कई बार ज़िक्र लेकिन किया। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि वहाँ के चुनावी समीकरण में इस वक्त वहाँ की जो पार्टियां हैं, चाहे आप पीडीपी की बात करें या फिर एनसी की बात करें, उनको अपनी किस्मत को आजमाने और जनता से कनेक्ट होने का दोबारा मौका ये चुनाव दे रहा है। दूसरी तरफ 370 हटने के बाद घाटी की 3 सीटों पर बीजेपी अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पाई है। ये भी सवाल बीजेपी के सामने है कि ये 370 हटने के बाद जिस माहौल की बात आप बातें कर कर रहे रहे हैं थे, तो आपने क्यों तो नहीं ऐसे है? माहौल में क्यों विपक्ष ये कैंडिडेट कह नहीं रहा है खड़ा कि कर आपने पाए? डमी कैंडिडेट उतारा है, हालांकि वो बीजेपी का बेशक नहीं है, लेकिन जिन जिन सीटों पर वो कैंडिडेट लड़ रहे हैं वो समझ में आता है कि वो कमल का फूल बेशक उनके हाथ में नहीं है, लेकिन सपोर्ट उनको साफ तौर पर सवाल बीजेपी यही का खड़ा नजर होता है आता कि है। अगर घाटी इतनी शांत है, घाटी का माहौल बेहतर है, घाटी में हम्म, अमन चैन 370 हाँ, के तो बाद लौट खुलकर गया, आप क्यों तो नहीं आखिरकार सामने आ पाए? आपको क्या डर था कि आप अपने कैंडिडेट को नहीं उतार पाए? बिल्कुल। तो ये एक बड़ा सवाल जरूर है जो बतलाता है कि 370 की समाप्ति के बाद एक भी चीज और काफी कुछ बदला है, लेकिन कुछ और बदलना बाकी है। बदलना बाकी है। एक चीज और मुझे लगता है मधुरेन जी, 370 हटने के बाद ये जो चुनाव हो रहे हैं, चाहे उमर अब्दुल्ला रहे हों और चाहे आप महबूबा मुफ्ती के लिए देख लें, इनका भी राजनीतिक कद तय कर देगा ये चुनाव। मैं वही कह रहा हूँ कि 370 हटने के बाद जो हालात घाटी में राजनीतिक समीकरण कर रहे हैं, हाँ। जिस तरह से ये लोग नजरबंद रहे हैं या फिर इनके घोटाले सामने आए, इन्होंने किस तरह से कश्मीर को लूटा है, ये मुद्दा सामने आया, यस। ये तमाम विषय जो है अब जनता के बीच है। जनता को तय करना है कि एनसी का भविष्य क्या होगा, पीडीपी का भविष्य क्या होगा और कश्मीर का भविष्य क्या बिल्कुल, होगा। और इससे ये भी साफ हो जाएगा कि 370 जो हटाया गया वो कितना बड़ा फैसला था, जनता ने Exactly. उसको कितना देखिए सपोर्ट दिया है, ये भी बड़ी बात देखिए रही। 370 हटा एक बड़ा हम्म। फैसला था। उसके बाद कश्मीर की घाटी में जिस तरह से एनसी और पीडीपी ने या फिर कश्मीर के नाम पर जो राजनीति करने वाले तत्व हैं, उन्होंने जाहिर किया था कि ये दरअसल डिजास्टर साबित होगा। लेकिन इसके ठीक उलट कश्मीर के अवाम ने 370 हटने के बाद जिस माहौल को इस वक्त एंजॉय किया है, जिस तरह से घाटी में समृद्धि लौटी है, घाटी में विकास लौटा है, घाटी में अमन शांति लौटी है, घाटी में टूरिस्ट लौटा है, ये बतलाने के लिए काफी है कि 370 के जंजीरों से इस वक्त घाटी मुक्त हो मुक्त चुकी हो है। चुकी है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अभी बहुत सारे आयाम हैं जिनको तय करना बाकी है, लेकिन यहाँ से मसला पीओके की तरफ जाए तो बेहतर है। आप पीओके बेहतर पे है। बात करिए ठीक कहा आपने, क्योंकि जिसे लेकर लेना है। हाँ, पीओके लेकर रहेंगे। अमित शाह बिल्कुल। जी का बयान है, राजनाथ सिंह ने इस बार भी कहा। योगी आदित्यनाथ के बयान को कैसे छोड़ सकते हैं? हम किसी को बयान पे योगी क्यों जाएं? ये तो हर आदित्यनाथ ने भारतीय चाहता है कि योगी हमारे नहीं पास नहीं, ये आए। बड़ा बयान मधुरन जी कि 6 महीने के अंदर भारत या। का हिस्सा होगा। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये कह देना कि अगर दोबारा से एनडीए की सरकार बनती है तो 6 महीने के अंदर पीओके भारत का हिस्सा होगा। देखिए इसको इस राजनीतिक बयान को अगर हम जमीन पर अगर टेस्ट करने की कोशिश करें तो ये इतना आसान दिखाई नहीं देता। इसके लिए दो बड़ी बातें हैं। एक तो पीओके के लिए आपको वॉर करना होगा, युद्ध के मैदान में जाना होगा। दूसरा, अगर आप पीओके की ज्योग्राफी को देखिए तो पीओके में एक बड़ा स्टेक होल्डर आज की तारीख में चीन भी है, जो जहां से होकर उसका सीपेक प्रोजेक्ट गुजरता है। जाहिर तौर पर चीन और पाकिस्तान का जो वहां पर कोलैबोरेशन है। मधुरन जी, पिछले कुछ दिनों से जो तस्वीर सामने आ रही है पीओके की, और खास करके बलूचिस्तान से जो तस्वीरें आ रही है, वो कितनी तस्वीरें मतलब इस बात को और पुख्ता करती है कि वहाँ के हालात बहुत ज्यादा खराब है। देखिए इसमें कोई शक नहीं कि पीओके के हालात बहुत खराब हैं और ये दरअसल पीओके की ही नहीं, पूरे पाकिस्तान के हालात खराब है। पीओके में ये बात इसलिए होती है क्योंकि पीओके को एक विशेष सब्सिडी पाकिस्तान की सरकार दे रही थी। जैसे कि आप देखिए कि आटा जो कि जीवन के लिए बेहद जरूरी है, रोटियां जरूरी हैं, उन रोटियों पर जो सब्सिडी थी तकरीबन $23 बिलियन की थी, जिसको पाकिस्तान ने हटा दिया था। वहां पर अचानक इन्फ्लेशन बढ़ा, महंगाई बढ़ी, जनता सड़कों पर आ गई।
दूसरा हाइड्रो पावर, हम जानते हैं कि पीओके से ही हाइड्रो पावर जनरेट होता है। बिगेस्ट हाइड्रो पावर जी। जनरेट अगर कोई करने की कैपेसिटी पाकिस्तान में रखता है तो पीओके रखता है, पीओके। जहां से तमाम नदियां गुजरती है, ग्लेशियर्स वगैरह हैं। वहां पर भी दरअसल एक बड़ी सब्सिडी बिजली की कीमतों पर पीओके के लोगों को मिल रहा था, जिसे देने से पाकिस्तान की सरकार ने इनकार कर दिया। वो इसलिए किया क्योंकि कुछ सब्सिडी यहाँ से कट करेंगे तो इकोनॉमी को थोड़ा बल मिलेगा, लेकिन पीओके रिवोल्ट पर उतर आया। उस रिवोल्ट को दबाने के लिए हमने देखा कि पाकिस्तान ने अपने प्रशासन का इस्तेमाल किया, लेकिन जनता ने उन लोगों को पूरी तरह से सड़कों पर पीटा, जिस तरह से उनके कपड़े फाड़े जी। गए, जिस तरह से वायलेंस हुआ, पूरी तस्वीरें एसएसपी एसएचओ को जिस तरह से लटका दिया गया, ये बताता है कि पीओके के लोग किसी भी कीमत पर पाकिस्तान की मौजूदा सत्ता व्यवस्था और वहां के क्या- तंत्र से संतुष्ट क्या नहीं है। क्या यही तस्वीरें हैं जिनको देखते हुए अगर राजनाथ सिंह ये कहते हैं कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारे सुशासन को देखकर, हमारी व्यवस्थाओं को देखकर खुद वहां के लोग भारत का हिस्सा बन जाएंगे? देखिए, स्ट्रेटजी में कहा जाता है ना कि है ना? लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार दो, हथौड़ा मार जो दो। सेब चाहिए मिल जाता है। मिल तो जाता इस है। वक्त लोहा गर्म है, पीओके की हाँ। जनता उद्वेलित है, पीओके की जनता पूरी तरह से पाकिस्तान की सरकार से संतुष्ट नहीं है। तभी तो शहबाज शरीफ को वहां पर जाना पड़ा, तभी तो बिल्कुल। जाके Yes. रीएस्टेब्लिशमेंट ऑफ वहां पर सब्सिडी को करना पड़ा, वहां के लोगों को अपील करनी पड़ी, कमेटी बनानी पड़ी कि किस तरह से पीओके की मांग को माना जाए, और तब जाके वहां पर हालात थोड़े से नियंत्रण में है, जी। लेकिन अब भी बेकाबू है। अच्छा, एक चीज ये भी है कि कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2 काल को उनके अगर देखें तो 100 दिन के अंदर बड़े-बड़े फैसले ले लेते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि क्या 100 दिन के अंदर ही निपटा देंगे? देखिए, हमें दो चीज नहीं भूलना चाहिए, एक तो जियो पॉलिटिक्स को, जी, जी। और दूसरा हमें नहीं भूलना चाहिए कि मौजूदा स्थिति क्या है। तो जब भी पीओके की तरफ आप उठाकर देखेंगे, सिर्फ पाकिस्तान दिखाई नहीं देता। हालांकि पीओके हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली भी काफी इंपॉर्टेंट है, और आप अगर देखिए तो जियो पॉलिटिक्स में उसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वो भारत का ऐसा हिस्सा है जो भारत को पाकिस्तान से भी जोड़ता है, अफगानिस्तान से भी जोड़ता है। तो वो जो पूरा रूट है अगर हमारे पास होता तो आज की तारीख में हमें चाबहार की जरूरत नहीं पड़ती अफगानिस्तान जी, अप्रोच बिल्कुल। करने के लिए, सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट को अप्रोच करने के लिए। तो काफी इंपॉर्टेंट रूट है, लेकिन हम ये जानते हैं कि वहां पर एक बड़ा स्टेक होल्डर चीन है, जिसके साथ हम ऑलरेडी पिछले 2 साल से लद्दाख के बॉर्डर पर देखें तो आमने सामने कॉम्बैट रेडी खड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में एक और फ्रंट चीन के साथ खोलना होगा। तो आप समझिए कि ये इतना आसान नहीं है आसान नहीं है, स्ट्रेटेजिकली, करेक्ट। लेकिन अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी पहाड़ सामने टिकता नहीं है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आसान नहीं है, लेकिन इरादे मजबूत होने चाहिए। 370 के लिए भी घाटी में ये कहा बिल्कुल, जाता था कि जिस दिन घाटी से ये हटेगा उस दिन घाटी घाटी नहीं रहेगी, यहाँ ये होगा, खून का वो होगा, सैलाब बह खून का जाएगा। सैलाब बहेगा। वह मुफ्ती का बयान वो हाँ सबको जी। याद आ जाता है। बिल्कुल। तो चलिए, घाटी की हमने बात कर ली, मतलब दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक हमने चर्चा की, यूपी की सीटें रह गई हैं। कल जब चुनाव होगा तब मधुरन जी के साथ हम चर्चा कर लेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया मधुरन जी, जब आप जुड़ शुक्रिया जाते आपका हैं भी। तो टॉपिक पता नहीं चलता हाँ। कि कितना वक्त हो कितना गया चर्चा जबरदस्त हो करते गया। करते। बहुत धन्यवाद बहुत आपका, आपने शुक्रिया। समय दिया, बहुत शुक्रिया। आप सभी नमस्कार। तमाम खबरों के लिए रहिए हमारे साथ।